Bismillahirrahmanirrahim. An important topic of mass spectrometry and mass spectrometer. We know that हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं. एक प्रोटियम जिसका मास नंबर 1 है, सेकंड ड्यूट्रियम, थर्ड इज ट्रिटियम. हमें कैसे पता किसी सैंपल के या सब्सटेंस के कितने आइसोटोप्स होंगे, उनके मास नंबर्स क्या होंगे, उनकी परसेंटेज क्या होगी. दिस इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड द डिवाइस मास स्पेक्ट्रोमीटर. तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री वो टेक्निक है कि जिसके ज़रिए आप किसी सब्सटेंस के आइसोटोप्स अलग कर सकते हैं, उन आइसोटोप्स के मासेस बता सकते हैं और उनकी परसेंटेज बता सकते हैं. और वो डिवाइस जो किसी सब्सटेंस के आइसोटोप्स अलग करे, उनके एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस बताएं और उनकी परसेंटेजेस बताएं, उसे कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर. ये डिवाइस काम कैसे करता है, लेट्स सी. सबसे पहले आप इसका एक प्रिंसिपल याद रखें कि मास स्पेक्ट्रोमीटर इट ओनली डिटेक्ट्स पॉजिटिव हाई स्पीड आयंस. इट ओनली डिटेक्ट्स हाई स्पीड आयंस. ये आपके जहन में 3 वर्ड्स होने चाहिए, हाई स्पीड आयंस. तो पहला स्टेप ये है कि जिस सैंपल के आपने आइसोटोप्स की तादाद बतानी है उसे हम यहाँ से इंजेक्ट करेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज़ इंजेक्शन. ये सैंपल लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है. अगर ये लिक्विड या सॉलिड था तब इसके पार्टिकल्स तो कंबाइंड स्टेट में होंगे. उन्हें आयोनाइज करने के लिए सबसे पहले आपने उसे वेपोराइज करना होगा. इसलिए कि अगर आप किसी सब्सटेंस को आयंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये कंबाइंड स्टेट में पॉसिबल नहीं है, ये आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्टेट में पॉसिबल है. तो लिहाजा अगर ये लिक्विड या सॉलिड था, पहला स्टेप ये होगा कि हम एक हीटेड फिलामेंट के ज़रिए हीट प्रोवाइड करके सब्सटेंस को वेपोराइज करके गैसियस फेज़ में या वेपर फेज़ में ले आते हैं. व्हाट इज़ वेपर? वेपर इज़ द गैसियस स्टेट ऑफ अ लिक्विड और अ सॉलिड. अगर सब्सटेंस पहले से गैसियस स्टेट में है, गैस है, तो फिर ये स्टेप ओमिट होगा. अब आपने इसे एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट तो कर लिया. अगला स्टेप ये है कि इनको आयोनाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन गन से इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फायर करते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स को स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेल करेंगे बाय रिपल्जन. जब ये एटम्स इनमें से अक्सर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे, ये बन जाएंगे पॉजिटिव आयंस. सो ये एटम्स पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे. अब हमें आयंस तो मिले मगर हमें चाहिए हाई स्पीड आयंस. ये सेकंड स्टेप कहलाता है आयोनाइजेशन. तो थर्ड स्टेप ये है कि हम इन आयंस को पास करते हैं एक्सेलरेटर्स में से, परफोरेटेड एक्सेलरेटर्स में से, जहाँ पर हमने एक बहुत ही हाई वोल्टेज 500 से लेकर 2000 वोल्ट्स की सप्लाई की है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन आयंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगी एंड दे आर एक्सेलरेटेड टू अ वेरी हाई स्पीड. अब ये आयंस हाई स्पीड में कन्वर्ट हो गए. नाउ दे हैव बिकम हाई स्पीड पॉजिटिव आयंस. ये थर्ड स्टेप कहलाता है एक्सेलरेशन. अब फोर्थ स्टेप में इन हाई स्पीड पॉजिटिव आयंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम B से या यहाँ पर H से शो करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड नीदर अट्रैक्ट्स आयंस नोर रिपेल्स देम. इट ओनली कॉजेज आयंस टू फॉलो अ कर्व्ड पाथ. तो आयंस यहाँ पर आकर एक कर्व्ड पाथ फॉलो करके एक स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे. दिस स्क्रीन इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमीटर और आयन कलेक्टर. अगर सैंपल के 2 आइसोटोप्स थे तो 2 जगह स्ट्राइक करेंगे. 3 आइसोटोप्स थे तो 3 जगह स्ट्राइक करेंगे. 11 आइसोटोप्स थे तो 11 जगह स्ट्राइक करेंगे. तो इस तरह से स्पेक्ट्रोमीटर आइसोटोप्स को अलग कर रहा है. साथ ही इनका मास टू चार्ज रेशो ये कैलकुलेट करता है. मास टू चार्ज रेशो ये कैसे कैलकुलेट करता है, इसके लिए इक्वेशन देखें. मास टू चार्ज रेशो इज़ इक्वल टू h² r² अपॉन 2e. E is the strength of electric field, H is the strength of magnetic field. ये दोनों नॉन है. What is R? R इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है. सर्कुलर पाथ का रेडियस.
ये इक्वेशन ये शो कर रहा है कि जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसके आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। आप देख लें मास का आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितना मास ज़्यादा होगा सर्कुलर पाथ का रेडियस ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जिसका मास ज़्यादा है वो ये है, ये थर्ड, इसका रेडियस ज़्यादा होगा। जिसका जितना मास ज़्यादा होगा वो उतना ही दूर स्ट्राइक करेगा, कम डिफ्लेक्ट होगा। जिसका मास जितना कम है वो उतना ही करीब स्ट्राइक करेगा, ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, इसका रेडियस कम होगा। तो लिहाजा अगर ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो तो ये प्रोटियम होगा, ये ड्यूट्रियम होगा, ये ट्रिटियम होगा। अगर ये नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं तो नियॉन 20 ये होगा, नियॉन 21 ये होगा, नियॉन 22 ये होगा। द हेवीएस्ट आइसोटोप स्ट्राइक्स दी फारदेस्ट, ये याद रखें। तो लिहाजा ये डिवाइस नंबर 1 आइसोटोप्स को अलग कर रहा है। नंबर 2, ये मास टू चार्ज रेशो कैलकुलेट करता है। कहाँ से? इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में देखिए सारी वैल्यूज़ नॉन है, आर भी अब नॉन होगा, तो यहाँ से मास टू चार्ज रेशो कैलकुलेट होगा। मास टू चार्ज रेशो कैसे कैलकुलेट होगा, उससे हम मास कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लीजिए। देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक आइसोटोप का मास टू चार्ज रेशो 1/1 आएगा, ठीक है, मास 1 चार्ज 1, तो रेशो का आंसर होगा 1। अगले आइसोटोप का मास टू चार्ज रेशो 2/1 होगा, मास 2 चार्ज 1 है तो आंसर आ जाएगा 2। अगले के मास टू चार्ज का रेशो क्या आएगा? 3/1 3, और इसी से आपको मास कैलकुलेट होगा। 3/1 मास टू चार्ज रेशो और मास 1 का 3। यहाँ पर इस आइसोटोप का मास 3 होगा, ये होगा ट्रिटियम, इसका मास होगा 2, ड्यूट्रियम इसका मास होगा 1, प्रोटियम। दोबारा देखिए अगर क्लियर नहीं हुआ, ऑक्सीजन का केस, अगर ये सैंपल ऑक्सीजन था तो स्पेक्ट्रोमीटर आपको मास टू चार्ज रेशो क्या बताएगा? एक का होगा 32/2, मास 32, चार्ज 2। अगले का होगा मास टू चार्ज रेशो 34/2, अगले का होगा 36/2। वाई? देखिए 36 मास होगा, चार्ज सबके ऊपर +2 आ रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो +2। अब आंसर्स क्या होंगे? मास कैसे कैलकुलेट होगा? फर्स्ट 32/2 16, इसका मास 16 होगा, ऑक्सीजन 16। अगले का मास टू चार्ज रेशो कैलकुलेट कर ले, आंसर आएगा 17, ये ऑक्सीजन 17 आइसोटोप है, इसका आंसर आएगा 18 इसका मास होगा। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर मास टू चार्ज रेशो भी बता रहा है, उससे आप मास कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मास टू चार्ज रेशो इस इक्वेशन से कैलकुलेट होगा और उस रेशो को डिवाइड करके आपको मास बिल्कुल मिल जाएगा। सो अब तक ये 2 चीज़ें बता रहा है, आइसोटोप्स को अलग कर रहा है, मास टू चार्ज रेशो कैलकुलेट करके आपको मास बता रहा है। थर्ड, ये डिवाइस आपको परसेंटेज बताएगा, किस आइसोटोप की कितनी परसेंटेज है, वो कैसे, क्या प्रिंसिपल है। आपने सब कुछ प्रिंसिपल के साथ, रैशनल के साथ, कंसेप्ट के साथ समझना है। देखिए जो भी आयन या स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रोमीटर में, वो आयन यहाँ पर एक करंट जनरेट करेगा। जो भी आयन इलेक्ट्रोमीटर को स्ट्राइक करेगा वो यहाँ पर करंट जनरेट करेगा। ये इलेक्ट्रोमीटर कनेक्टेड है एक कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर रिकॉर्डर है यहाँ पर, ये रिकॉर्ड करेगा। अब जितनी आयंस की तादाद ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो करंट जनरेट करेगा। तो आपने प्रिंसिपल क्या याद रखना है कि द स्ट्रेंथ ऑफ करंट जनरेटेड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस या परसेंटेज ऑफ आयंस। लिहाजा ये कंप्यूटर एक ग्राफ ड्रॉ करेगा, ये ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताएगा कि किस आइसोटोप का मास क्या है और उसकी परसेंटेज यानी रिलेटिव एबंडेंस क्या है। अब फॉर एग्जांपल आप नियॉन के ये 3 आइसोटोप्स कंसिडर करें, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22, तो आपके पास इस ग्राफ में 3 पीक्स आएंगे। वो पीक्स अब मैं अलग एक्सप्लेन करूँगा, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22, इस तरह से आपके पास 3 पीक्स आएंगे। इन पीक्स को ये कैसे इंटरप्रेट करता है, लेट्स सी दिस ग्राफ। लेट्स सी दिस ग्राफ। इस ग्राफ में
हम एक्स एक्सिस पर मास टू चार्ज रेशो या मास शो करते हैं, सिंपली मास, और वाई एक्सिस पर रिलेटिव एबंडेंस यानी परसेंटेज बताते हैं। देखिए मास 1 से स्टार्ट होगा, 1 होगा हाइड्रोजन के लिए, नियॉन का 20 के रेंज में होगा, और परसेंटेज अगेन 1 से लेकर 100 तक हो सकती है। तो अगर ये सैंपल नियॉन है सपोज़, तो आपके पास 3 पीक्स कैसे आएंगे? एक पीक होगा 20 पर, उसकी परसेंटेज 90.92% है, जो नियॉन 20 है, तो लिहाजा 90.92% यहाँ पर आपको पीक मिलेगा। ये एक पीक होगा नियॉन 20 का। नियॉन 21, उसकी परसेंटेज 0.26 है, 1% से भी कम है, तो यहाँ पर एक और पीक आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट 0.5 से कुछ ज़्यादा। देखिए ये 0.26 विच मीन्स 0.5 से कुछ कम। एक नियॉन 22 आपको एक पीक यहाँ पर मिलेगी 10 से कुछ कम, 0.82%। तीसरा से आपको 3 पीक्स मिलेंगे। जो नियॉन 20 है ये 90.92% है, नियॉन 21 0.25 to 26%, नियॉन 22 8.82%। इन पीक्स के स्पेक्ट्रम को कहते हैं मास स्पेक्ट्रम। व्हाट इज मास स्पेक्ट्रम? आप डेफिनेशन देखें, द पैटर्न ऑफ पीक्स obtained when on the graph when mass to charge ratio is plotted on x-axis and relative abundance is plotted on y-axis। ये मास स्पेक्ट्रम आपको ये कंप्यूटर शो करेगा, ये कंप्यूटर शो करेगा। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर आपको ये तीसरी चीज़ क्या बता रहा है? हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस यानी परसेंटेज बता रहा है। परसेंटेज मीन्स परसेंट पर 100 पार्ट्स, हर आइसोटोप के कितने पार्ट्स होंगे। अब आपने स्टेप्स की हेडिंग्स देखनी है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप, द सैंपल वाज इंजेक्टेड, इंजेक्शन। सेकेंड स्टेप इज वेपोराइजेशन। थर्ड स्टेप इज आयोनाइजेशन। Fourth step was acceleration. Fifth step is deflection. Sixth step, electrometer in a detect कर, it is called detection. Seventh step, recording. ये कंप्यूटर मास स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके सारी की सारी वैल्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा है। होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर आइसोटोप्स अलग कर रहा है, उनके मास टू चार्ज रेशो और मासेस एग्जैक्टली बता रहा है, और थर्ड हर एक की रिलेटिव अबंडेंस बता रहा है। मज़ीद आप याद रखिए हर एलिमेंट का मास हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस हम किसके लिए रिपीट करते हैं? कार्बन 12। कार्बन 12 इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड एलिमेंट। तमाम एलिमेंट्स के मासेस कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके मालूम किए जाते हैं। अब जो हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए वो एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए क्या प्रिंसिपल्स डिस्कस किए? इलेक्ट्रोमीटर ओनली डिटेक्ट्स हाई स्पीड आयंस, ये कंसेप्ट था, क्लियर हुआ। आइसोटोप्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशो, डेफिनेटली यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। रिलेटिव अबंडेंस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट जनरेटेड, कितनी करंट जनरेट होगी, जितने आयंस की परसेंटेज होगी उतना ही करंट जनरेट होगा। Fourth, atomic masses of isotopes are calculated by comparing with that of carbon 12 which is taken as standard। एक लास्ट पॉइंट देखें, स्पेक्ट्रोमीटर के जो 2 नेम्स आपके बुक में दिए हैं, एक एस्टेंस स्पेक्ट्रोमीटर कॉमनली यूज्ड, और अगर सैंपल सॉलिड हो तो मोस्टली हम यूज़ करते हैं डेम्स्टर्स स्पेक्ट्रोग्राफ। So this is a very simple explanation of mass spectrometry. Hopefully this concept is clear to you. See you in the next topic on atomic masses.